हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दोस्तों, कैसे आप लोग? स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म A1 IAS यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग 16th ऑफ दिसंबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। 15th ऑफ दिसंबर तक सारे करंट अफेयर्स हो चुके हैं ना। जिसने भी नहीं देखा है वो जाकर देख लेगा, क्योंकि हम लोगों ने उसको काफी अच्छी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की है ना। साथ में अगर कोई नया स्टूडेंट है जिसको हमारे इस इनिशिएटिव के बारे में नहीं पता, तो जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 71st बीपीएससी हो, चाहे वो 72nd बीपीएससी हो, उन सभी बच्चों के लिए ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, साथ साथ आपकी यूपी पीसीएस की भी तैयारी होती जा रही है, एमपी पीसीएस की भी हो रही है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की भी हो रही है और यूपीएससी की भी हो रही है। ठीक है, हम लोग करंट को स्टैटिक से लिंक करके पढ़ते हैं, ये हमारा एक फीचर है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। और आपने देखा होगा कि इस बार भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो मैं ऑलरेडी आपको डे टू डे बताता ही रहता था। ठीक है, तो इसलिए आपको चीजों को समझते हुए चलना है और करंट अफेयर्स को कवर करने की कोशिश करनी है। आज पहला टॉपिक उठाते हैं। पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है कांग्रेस चूज पावर ओवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज राजनाथ सिंह। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से के ऊपर अभी हमारे पार्लियामेंट के अंदर चर्चा चल रही है। ये चीज मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। ठीक है, पार्लियामेंट के ऊपर, पार्लियामेंट में डिबेट एंड डिस्कशन चल रहा है। किसके ऊपर डिबेट एंड डिस्कशन चल रहा है? किसके ऊपर? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये टोटल डिबेट एंड डिस्कशन कितने दिन का होने वाला है? तो 2 डेज का होने वाला है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के एनफोर्स हुए 75 ईयर्स हो चुके हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बने हुए 75 ईयर्स हो चुके हैं, इसलिए कुछ डिबेट एंड डिस्कशन चल रहा है। कहाँ पे? हमारे पार्लियामेंट के अंदर। उसी में बहुत अलग अलग टाइप के लीडर्स अपना अपना बयान दे रहे हैं। ठीक है, उसी में राजनाथ सिंह ने बयान दिया है कि कांग्रेस ने हमेशा पावर को चूज किया ओवर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर उन्होंने पावर को चूज किया है और फिर उन्होंने अपनी बातें रखी है ना। बट स्टार्ट करने से पहले, कल मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी। किसके ऊपर? कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। ये चीज मैं आपको बता चुका था। ठीक है, कुछ फैक्ट्स मैंने आपको बताए थे कि 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन होता है। 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी बनाने के लिए रेजोल्यूशन पास होता है, जिसके चेयरमैन बी आर अम्बेडकर साहब को बनाया जाता है ना। फिर मैंने ये बताया था कि कितने दिन लगे थे, है ना, कितने दिन लगे थे, कितने ईयर लगे थे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाने में, और कॉन्स्टिट्यूशन कब एनफोर्स हुआ और वो बन के कब तैयार हुआ था। ये सारे डिटेल्स मैं आपको कल के दिन दे चुका था। ठीक है, आज हम लोग कुछ आगे की कुछ चीजों को देखने वाले हैं। आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे। किसके बारे में? लॉर्ड्स पैराडाइज के बारे में। आपने सुना होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को किसी न किसी नाम से रेफर किया जाता है। जैसे हम ये भी रेफर करते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो हम एक तरीके से रेफर करें। तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लॉयर्स पैराडाइज भी कहा जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लॉयर्स पैराडाइज भी कहा जाता है। तो आज हम लोग इसको समझेंगे कि लॉयर्स पैराडाइज क्यों कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके निकल के आ सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे चर्चा चल रही है। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि हमारी आजादी में लॉयर्स का एक अहम रोल रहा है ना। चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो सड़क हो, हर जगह उन्होंने काफी अच्छी तरीके से अपनी बात रखी और देश को आजाद करने कराने में अपना एक महत्वपूर्ण रोल निभाया है। ठीक है, आपको पता है कि आपको ये बात तो पता ही है कि जो लॉयर्स है ऑब्वियसली वो एजुकेटेड ही है ना। तो उनकी जो छाप है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, उनकी लॉयर होने की वजह से ही जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पता ही है कि जो लॉयर की जो भाषा होती है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो भी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। ठीक है, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है और कॉमन मैन इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। ठीक है, कॉमन मैन इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की प्रॉब्लम बन गई है। ठीक है, और इसी की वजह से बहुत ज्यादा लिटिगेशन कोर्ट में आते रहते हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा कुछ ना कुछ लिटिगेशन आता ही रहता है। और इसकी वजह से अमेंडमेंट्स भी हम लोग करने पड़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर सुधार भी करा जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लॉयर्स पैराडाइज भी कहा जाता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे लॉयर्स ने ऑब्वियसली बहुत महत्वपूर्ण रोल था। हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, वो कौन थे? वो लॉयर्स ही थे। ठीक है, उनकी छाप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। कॉमन मैन को समझने में मुश्किल होती है। जो उनकी वर्डिंग्स है, जो उनकी लैंग्वेज है, काफी ज्यादा मुश्किल हो गई है, समझने में मुश्किल होती है। तो लिटिगेशंस बहुत ज्यादा लगते हैं हमारे कोर्ट्स में और काफी ज्यादा अमेंडमेंट भी हमें करने पड़ते हैं किसके अंदर? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर। ठीक है, तो चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई? क्यों इसे लॉयर्स पैराडाइज कहते हैं? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कि राजनाथ सिंह ने क्या क्या कहा उसके बारे में एक बार हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, सॉरी। पहली बात तो उन्होंने वही डिग लेते हुए कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
वो एक तरीके से हाईजैक कर लिया किसने, कांग्रेस ने, है ना? क्योंकि बहुत सारे अलग-अलग लीडर्स ने अपना महत्वपूर्ण रोल निभाया था किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, ठीक है? बट सबको दरकिनार करके एक पर्टिकुलर फैमिली पे ही फोकस करा गया, ठीक है? कि जैसे उसने ही किया सिर्फ, और सिर्फ कांग्रेस, जो कांग्रेस है, सिर्फ कांग्रेस ने ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया है और उसमें किसी का भी रोल नहीं था। इस टाइप से एक तरीके से डिग लेते हुए कहा कि हाईजैक कर लिया किसने, कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है? नेक्स्ट जो राजनाथ सिंह है वही कहते हैं कि आप लोग कास्ट सेंसस की बात करते हो तो हमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है कास्ट सेंसस कराने में, पर ये बताओ कास्ट सेंसस कराने के बाद क्या होगा, ठीक है? उसके बाद आप रिजर्वेशन क्या करोगे, उनको दोगे, कितना नहीं दोगे, सारा कैलकुलेशन तो बताओ, उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि हम लोग अपना पक्ष रख, हमारा पक्ष क्या होने वाला है, ठीक है? तो हम लोग को अभी के लिए तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम लोग पार्लियामेंट में भी आपका साथ देंगे, पर आप आगे का बताओ कि कास्ट सेंसस कराने के बाद आप क्या करने वाले हैं, ठीक है? नेक्स्ट और कुछ बातें निकली तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ रहा क्योंकि उसने इमरजेंसी लगा दी थी, ठीक है? इमरजेंसी लगा दी थी, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? इमरजेंसी आर्टिकल 352, 356 और 360, ये चीज़ तो आपको पता ही होगी, ठीक है? तो यही सब बातें करी गई कहाँ पे, हमारे पार्लियामेंट के अंदर, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, उन्होंने ये भी बताया कि जो अंबेडकर है वो यूसीसी के पक्ष में थे और जो कांग्रेस है वो हमेशा उनके विपक्ष में रहती है, यूसीसी के विपक्ष में रहती है, ठीक है? ये चीज़ आपको थोड़ी-सी मैंने ओवरव्यू बता दिया कि राजनाथ सिंह ने क्या-क्या कहा है। एक चीज़ आप ध्यान रख लो, इंपॉर्टेंट दिमाग क्वेश्चन में क्या आ सकता है, यूसीसी के बारे में आ सकता है, ठीक है? यूसीसी की फुल फॉर्म तो सबको ही पता है क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसी ये चीज़ आपको पता ही है, ठीक है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है? क्या ये क्रिमिनल मैटर्स के लिए है? तो आपको ध्यान रखना है, नहीं क्रिमिनल मैटर्स के लिए नहीं है, सिविल मैटर्स के लिए है और उसमें ये पर्सनल लॉज़ के लिए है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इसमें पर्सनल लॉज़ को हटा के पूरी इंडिया के लिए एक ही कानून होना चाहिए, जैसे क्रिमिनल कानून एक है, ठीक है? जैसे कि आप कोई भी गलती करते हो, अगर आप मर्डर करते हो तो ऐसा तो है नहीं, हिंदू को अलग सज़ा मिलती है, मुस्लिम को अलग सज़ा मिलती है, सिख को अलग सज़ा मिलती है, नहीं, सबको सेम ही सज़ा मिलती है। तो उसी तरीके से ये वन कंट्री वन लॉ की बात कर रहा है, ठीक है? ये वन कंट्री वन लॉ की बात कर रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? एक देश में एक ही टाइप का कानून चलेगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलीव करते हो, ये चलेगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? ये पर्सनल लॉस के लिए आपको ध्यान रखना है, क्रिमिनल लॉस के लिए नहीं है। तो क्वेश्चन निकाल के आ सकता है कि क्रिमिनल लॉस के लिए, तो आपको ध्यान रखना नहीं, क्रिमिनल लॉस नहीं, ये पर्सनल लॉस के लिए, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अभी हाल फिलहाल में ही उत्तराखंड ने यूसीसी को पास कर दिया, ये चीज आपको ध्यान रखना है, जिसके तहत लिव इन रिलेशनशिप में लिव इन रिलेशनशिप को भी लीगलाइज कर दिया गया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई, बट अगर आपको लिव इन रिलेशनशिप में रहना है तो 1 महीने के अंदर ही रजिस्ट्रार के सामने आपको अपनी बात रखनी होगी, मतलब साइन वाइन करके देना होगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? उसके भी कुछ रूल्स है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना है तो कैसे आप रहेंगे, ये सारी बातें किसमें कही गई है, उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड में कही गई है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? अभी हाल फिलहाल में गुजरात और असम में भी ये करने की बात करी जा रही है, यूसीसी को लागू करने की बात करी जा रही है, ये सारी चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो समझ में आया कि नहीं आया? पर्सनल लॉज क्या होता है, पर्सनल लॉज जैसे मैरिज से रिलेटेड, डिवोर्स से रिलेटेड, ये सारी चीज पर्सनल लॉज के अंदर आती है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है? अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में कुछ बताया था, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को गठन किया गया, जिसके प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, जो कि हमारे बाद में फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बनते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी को 29 अगस्त 1947 को रिजोल्यूशन पास किया गया, ये इंपॉर्टेंट डेट आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? कैसे याद रखेंगे, 15 अगस्त 1947 याद रहेगा, 15 से 29 अगस्त 1947, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? एक रेजोल्यूशन पास किया गया और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन किसे बनाया गया, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बी आर अम्बेडकर को बनाया गया, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में टोटल 166 डेज लगे और 2 इयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज लगे, ये सारी चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो एक एक करके आपको थोड़ा सा, ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुका था। फाइनल ड्राफ्ट कब दिखाया गया किसका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, 4 नवंबर 1948 को, और 26 नवंबर 1949 को ये बन के पूरा रेडी हो गया था, जिसके तहत कुछ जो पार्ट्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो एनफोर्स भी हो गए थे, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? पर ज्यादातर जो पार्ट थे कब एनफोर्स हुए, जब इसका एनेक्टमेंट किया गया, इसका एनेक्टमेंट कब किया गया, 26 नवंबर 19, इसका एनेक्टमेंट किया गया 26 जनवरी 1950 के अंदर, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? 26 नवंबर 1949 तक ये बन के पूरा रेडी हो गया था, कुछ जो इसके पार्ट्स थे वो एनफोर्स भी हो गए थे, बट इसको एनेक्टमेंट कब किया गया, इसको पूरी तरीके से एनफोर्स कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो डेट ऑफ एनेक्टमेंट पूछे तो आप क्या लिखेंगे, डेट ऑफ एनेक्टमेंट हो गया 26 जनवरी 1950 और डेट ऑफ एडॉप्शन में क्या हो गया 26 नवंबर 1949, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो चीजें आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके निकल के आ सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? हमारे कौन से डीपीएसपी के अंदर
हमारे कौन से डीपीएसपी के अंदर, ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। यूसीसी की यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी जा रही है, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं आया। एक और चीज आप ध्यान रखो, इसके प्रो और कॉन्स में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, आपके मेंस के लिए भी काम आएगा। प्रो में और कॉन्स में यूसीसी का, ठीक है। प्रो कॉन्स नहीं, अगर आपको फेवर में बात करनी हो, ठीक है, फेवर में बात करनी हो या अगेंस्ट में बात करनी हो, तो कुछ चीज मैं आपको बता देता हूँ, एक एक लाइन में आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो फेवर में बात करने के लिए आप बोल सकते हैं कि शाहबानो जो केस था, शाहबानो केस, शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी को सपोर्ट किया, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो हमारा कोर्ट है हमेशा से यूसीसी को सपोर्ट करता हुआ आ रहा है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और अभी हाल फिलहाल में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 2018 की जो उन्होंने रिपोर्ट निकाली थी, उसमें इसका अगेंस्ट किया था, ठीक है। उन्होंने बोल रहे थे कि यूसीसी लाने का कोई भी ज्यादा फायदा है नहीं, पर्सनल लॉस को थोड़ा सा आप कोडिफाई करो, उसको थोड़ा चेंज करो, तो सारी चीजें ठीक हो जाएगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे यूसीसी के ऊपर, प्रोस में और कॉन्स में, मतलब फेवर में और अगेंस्ट में, एक एक लाइन आप ध्यान रखेंगे। शाहबानो केस ने, शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम लोग को यूसीसी लाना चाहिए, सपोर्ट किया था। और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 2018 में क्या कहा कि यूसीसी लाने का कुछ भी ज्यादा फायदा है नहीं, पर्सनल लॉस को थोड़ा सा आप चेंज करो, तो सारी चीजें ठीक हो जाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अपोजिशन एमपीज मूव टू इम्पीच इलाहाबाद हाई कोर्ट जज व्हाट देयर नोटिस इज, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि इलाहाबाद के एक हाई कोर्ट के जज थे, ठीक है, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है शेखर यादव, ठीक है। अब इनको इम्पीच करने की बात करी जा रही है, इनका नाम याद रख लो, ठीक है, का नाम याद रख लो, है ना। क्वेश्चन में आ सकता है कि कौन से जज को इम्पीच करने की हाल फिलहाल में बात करी जा रही थी, शेखर यादव की बात करी जा रही थी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। शेखर यादव के बारे में मैंने आपको बताया था कि इन्होंने विश्व हिंदू परिषद में एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने ऑर्गेनाइज किया होगा, कुछ विश्व हिंदू परिषद है, वहां पे इन्होंने बयान दिया, ठीक है, ये तो उसमें गए पहली बात। दूसरी बात, उसमें उन्होंने ऐसे ऐसे कुछ बयान दिए जिसको एंटी मुस्लिम माना गया, है ना। अब जो अपोजिशन है वो एक तरीके से हथियार लेके खड़े हो गए कि यार इस टाइप का व्यक्ति कैसे जज बना रह सकता है ना, हम तो इसको इम्पीच करेंगे, क्योंकि इसके दिमाग में जो भावनाएं हैं वो पहले से ही एंटी मुस्लिम है, तो जजमेंट किस टाइप का देगा, है ना। इसकी सोच इस टाइप की रहेगी तो जजमेंट किस टाइप का सही दे सकता है, ठीक है। तो अब इम्पीच करने के ऊपर लग गए हैं किसको, शेखर कुमार यादव को, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इससे रिलेटेड नोटिस भी दे दिया गया है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग चीज समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं स्टैटिक के अंदर घुसूंगा और चीजों को कवर कराने की कोशिश करूंगा, और यहीं से आपको ध्यान रखना है कि ऐसे ही करंट से स्टैटिक से घुसते हैं और वहीं से क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं, तो आपको लगता है कि यार स्टैटिक से क्वेश्चन है ये तो, बट नहीं, करंट में न्यूज चल रही होती है, इसलिए वो उस टाइप के क्वेश्चंस निकाले जाते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है किसके बारे में, इम्पीचमेंट ऑफ हाई कोर्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, इम्पीचमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इम्पीचमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जो भी जज का इम्पीचमेंट होता है हाई कोर्ट का, वो एग्जैक्टली सेम है किसकी तरह, सुप्रीम कोर्ट के जज के इम्पीचमेंट की तरह, ठीक है। बट प्रोसीजर में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, जो कि मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इम्पीचमेंट के बारे में क्या प्रोसीजर रहने वाला है, कैसे होने वाला है, किस वजह से होने वाला है, ये कोई भी बात कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं कही गई है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये किसमें कही गई है, ये कही गई है जजेस इंक्वायरी एक्ट, जजेस इंक्वायरी एक्ट, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत इम्पीचमेंट हम लोग करते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब क्या क्या चीजें होंगी इम्पीचमेंट में, एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, इम्पीचमेंट में होगा क्या, ठीक है। इम्पीचमेंट में तो पहले मोशन पास किया जाएगा, ठीक है। पहले जो कुछ एमपीज हैं वो एक साथ इकट्ठा होकर कुछ मोशन पास करेंगे, किसके ऊपर, जिसको हमें इम्पीच करना है उसके ऊपर, ठीक है। तो मोशन पास किया जाएगा, इस केस में कौन होने वाले हैं, इस केस में शेखर यादव जी होने वाले हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इनके खिलाफ अब एक मोशन पास हुआ है अभी, जो चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये पोस्ट पास कहाँ पे होगा, ये पास दो जगह हो सकता है, या तो ये लोकसभा में पास होगा या ये राज्यसभा में पास होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर लोकसभा में पास हुआ तो टोटल 100 एमपीस पहले इसको सपोर्ट करने वाले होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, तभी मोशन पास किया जा सकता है, तभी मोशन को निकाला जा सकता है पास करने के लिए, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राज्यसभा में अगर आपको पास करना है तो टोटल आपके पास 50 एमपीस का सपोर्ट होना चाहिए पहले, तभी आप मोशन को पास कर सकते हैं, उसको आप पास करने के लिए निकाल सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इतने लोग पहले आपके सपोर्ट में होना चाहिए, राज्यसभा में 50 और लोकसभा में 100, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपके पास इतने लोग हैं तो उसके बाद ये सारा मुद्दा किसके पास चल जाएगा, ये सारा मुद्दा राज्यसभा के केस में चेयरमैन के पास चल जाएगा और लोकसभा के केस में स्पीकर के पास चल जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मुद्दा किसके पास गया, स्पीकर और चेयरमैन के पास, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब स्पीकर और चेयरमैन की एक तरीके से डिस्क्रिशन है
ये इसके मन पे डिपेंड करता है कि ये मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहता है कि नहीं बढ़ाना चाहता, ठीक है? अगर वो चाहे तो उसको रोक सकता है, बोला कि नहीं, ये जो आप कर रहे हो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जज है वो, ठीक है? आप इस तरीके से किसी को भी ऐसे आप नहीं निकाल सकते, ठीक है? तो डिस्कशन पे डिपेंड करता है किसके, स्पीकर के और चेयरमैन के, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? एक बार हम लोग देख लेते हैं, स्पीकर के पास पहुँचा, है ना? और चेयरमैन के पास पहुँचा, ठीक है? तो अब इनके डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? अब यहाँ से भी 2 चीज़ें निकल के आएँगी कि अगर इन्होंने कह दिया कि नो, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप इनको इम्पीच नहीं कर सकते, तो बात यहीं की यहीं खत्म हो जाएगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? बट इन्होंने कह दिया कि यस आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, तो क्या होगा? इसके बाद 3 मेंबर की एक कमिटी बिठाई जाएगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? 3 मेंबर की एक कमिटी बैठेगी, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। 3 मेंबर की एक कमिटी बैठेगी, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे अगर हाई कोर्ट का जज हुआ, यहाँ पे 2 टाइप के जज की बात करी जा सकती है, ठीक है? या सुप्रीम कोर्ट जज या हाई कोर्ट जज। अगर हाई कोर्ट का जज हुआ, तो 3 मेंबर की कमिटी बैठेगी। उसमें कौन-कौन होगा? उसमें पहले तो एक सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा और एक डिस्ट्रिक्ट ज्यूरिस्ट होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो एक सुप्रीम कोर्ट का जज, एक एससी का जज और एक हाई कोर्ट का जज और एक क्या होगा? एक ज्यूरिस्ट होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ये चीफ जस्टिस होगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा और एक ज्यूरिस्ट होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? और अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीच करने की बात हुई, तो यहाँ पे 2 सुप्रीम कोर्ट के जज और एक डिस्ट्रिक्टिव ज्यूरिस्ट होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो चीज़ों को थोड़ा-सा आपको समझते हुए चलना है। ये क्या करेंगे, ये एक तरीके से कमिटी बना के ये देखेंगे कि क्या इन्होंने सच में मिसबिहेवियर किया है या इन्होंने सच में जो जज है उन्होंने सच में ऐसा काम किया है जो कि बिल्कुल गलत है। अगर उन्होंने पाया कि हाँ जी, इन्होंने मिसबिहेवियर किया है, बिल्कुल गलत चीज़ है, ठीक है? तो ये क्या करेंगे, ये स्पीकर को रिकमेंड करेंगे कि हाँ जी, इन्होंने तो गलत काम किया है, आप एक बार इनको इम्पीच करना चाहो तो आप इम्पीच कर सकते हो, ठीक है? तो स्पीकर को देंगे और राज्यसभा में चेयरमैन को देंगे, ठीक है? फिर वो अपने-अपने हाउस में क्या करेंगे, हाउस में इसको सबके सामने रखेंगे, टेबल पे रखेंगे और फिर उसके खिलाफ उसके लिए वोटिंग होगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? वोटिंग में कितनी सीट चाहिए, वोटिंग में कितने वोट चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी के साथ ये पास होना चाहिए, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ ये पास होना चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। एक बार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ पास हो गया, तो ये मुद्दा किसके पास जाएगा? तो प्रेसिडेंट के पास है, फिर प्रेसिडेंट उसको डिसमिस कर सकते हैं किसको? जज को इम्पीच कर सकते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो प्रेसिडेंट के ऑर्डर के साथ जो जज है, वो डिसमिस कर दिया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? आई थिंक आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो चुकी होगी किसके बारे में? हाई कोर्ट के जज को इम्पीचमेंट के बारे में, ठीक है? समझ में आया? स्टार्टिंग से एक बार फिर से देख लेते हैं। हाई कोर्ट का जज है, उसको अगर इम्पीच हमें करना है, तो एक मोशन पास होगा। मोशन को कितने लोग सपोर्ट करने चाहिए? राज्यसभा के केस में 50 लोग सपोर्ट करना चाहिए और लोकसभा के केस में 100 लोग सपोर्ट करने चाहिए, ठीक है? अगर यही करने में आप कामयाब रहे, तो ये मुद्दा जाएगा किसके पास? स्पीकर के पास या चेयरमैन के पास, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। फिर इनके मन के ऊपर है कि ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है? अगर इन्होंने कर लिया, तो मुद्दा किसके पास जाएगा? तो एक 3 मेंबर की कमिटी बिठाई जाएगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। 3 मेंबर की कमिटी में कौन-कौन होगा? हाई कोर्ट के केस में एक सुप्रीम कोर्ट का जज और एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और एक डिस्ट्रिक्टिव ज्यूरिस्ट होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और सुप्रीम कोर्ट के केस में 2 सुप्रीम कोर्ट के जज और एक डिस्टिंक्टिव ज्यूरिस्ट होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अगर इन्होंने देखा कि हाँ जी, इन्होंने मिसबिहेवियर किया है, इन्होंने कुछ गलत काम किया है, किसने? जजेस ने, ठीक है? जज ने जिसको हम इम्पीच कर रहे हैं, तो ये रिकमेंड करेंगे किसको? स्पीकर को और स्पीकर फिर वोटिंग कराएँगे। अगर 2/3 एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से पास हो गया, तो प्रेसिडेंट एक ऑर्डर के तहत उनको इम्पीच कर देंगे, उनको अपने पद से हटा देंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? आई थिंक आप ये सारी चीज़ समझ चुके होंगे इसके बारे में। इम्पीचमेंट ऑफ हाई कोर्ट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यहीं से कुछ क्वेश्चन निकल के आएँगे, आपको लगेगा कि स्टैटिक है, बट नहीं, करंट से चीज़ें निकाली गई हैं, ठीक है? इसको आपको थोड़ा समझते हुए चलना है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग देखने वाले हैं। ये सारी चीज़ वही लिखी गई है, आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है? शेखर यादव के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि उन्होंने क्या बातें कही थी, ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है? आप इसको एक बार चेक कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग द बीबी फाइल्स, ठीक है? ये बीबी तो आप जानते हैं कौन है? ये है बेंजामिन नेतन्याहू, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? ये कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू, ये आप जानेंगे। ये कौन है? ये इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? अब हुआ क्या कि इन पे बहुत ज़्यादा करप्शन के चार्जेस थे, सबको ही पता है, ठीक है? तो इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरी भी चल रही थी, है ना? तो जब ये प्राइम मिनिस्टर के लिए जब बीच में हटे थे, ठीक है? तो उस टाइम इनके खिलाफ जब इंक्वायरी हो रही थी, उसकी ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग भी होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग कहीं से लीक हो गई। लीक होने के बाद किसी डायरेक्टर के हाथ में लग गई और अब उस पे पूरी डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है, ठीक है? बट ऑब्वियसली इज़राइल में ये नहीं देख सकते क्योंकि वो जेल के अंदर की चीज़ है और वो एक प्राइवेसी के अंदर में आता है, ठीक है? प्राइवेसी की वजह से इज़राइल में नहीं देखी जा सकती, बट अब इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री द बीबी फाइल नाम से बन चुकी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, किसके ऊपर?
बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और लोग वीपीएन के सहारे या किसी और तरीके से देखने की कोशिश करें कि उसके ऊपर दबी हुई फाइल्स को, इसमें इनकी रियल फुटेज है कि वो किस टाइप की बातें कर रहे थे। जैसे वो कह रहे थे कि उनको कुछ याद नहीं आ रहा, उनको कुछ याद नहीं आ रहा, उनसे कुछ भी पूछा जाता था, कहते थे उनको कुछ भी याद नहीं आ रहा। ठीक है, सेम उसी तरह जैसे अरविंद केजरीवाल कर रहे थे कि उनको कुछ याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, द बीबी फाइल समझ में आ गया किसके ऊपर है, बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। ये चीज आप ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है ट्राइबल ट्रेजेडीज। ठीक है, गवर्नमेंट रेजेस डेथ ऑफ इंडियंस विद कनाडा अथॉरिटीज। ठीक है, तो भी हाल फिलहाल में देखा गया कि बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट हैं, है ना, क्योंकि कनाडा में है, उनकी मौतें हो रही हैं, अराउंड बहुत सारी भी मौतें हो चुकी हैं। तो उसके ऊपर जो ये मुद्दा है, किसने, इंडिया ने कनाडा की गवर्नमेंट के साथ उठाया कि ये तो टेरिबल चीज है जो आपकी कंट्री में हो रही है, इसको जल्दी जल्दी रोको। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अभी हाल फिलहाल में यूएसए में भी सेम चीज हो रही थी, आपको पता ही है, और अब कनाडा में होने लग गई। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अभी इंडिया और यूएई का रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस हुआ है, एक मीटिंग हुई है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जहाँ पे वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे। फॉरेन मिनिस्टर का नाम आप ध्यान रखेंगे, उनका नाम है शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये मीटिंग कहाँ पे हुई, ये न्यू दिल्ली के अंदर हुई, और इसमें इंडिया और यूएई के रिलेशन कैसे और अच्छे किए जा सकते हैं। ठीक है, हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है कौन, यूएई, और उसमें यूएई की तारीफ भी करी गई, और उसमें बताया भी गया कि आप हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर है, और आप जैसे कि आईमैक का भी पार्ट है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आईमैक का भी पार्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आईमैक क्या है, आईमैक के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये क्या है। एक तरीके का कॉरिडोर है, इंडिया मिडिल ईस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि इंडिया को यूरोप से जोड़ रहा है, किसके थ्रू, यूएई के थ्रू। ये चीज आप ध्यान रखना है। ठीक है, और यूएई का कौन सा पोर्ट इसके अंदर शामिल होता है, तो आपको ध्यान रखना है फुजैरा पोर्ट। ये चीज आप ध्यान रखें। ठीक है, फुजैरा पोर्ट, ये चीज आप ध्यान रखें। ठीक है, तो चीजें यहीं से निकल के आने वाली हैं, तो आपको इसको इस तरीके से थोड़ा पढ़ना है कि आपको सारी चीजें याद रहे। समझ में आया? तो मीटिंग कहाँ पे हुई है, मीटिंग हुई है इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, दिल्ली एलजी ऑर्डर्ड क्रैकडाउन ऑन इमिग्रेंट्स, टू बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स अरेस्टेड फॉर ओवरस्टेइंग इन दिल्ली। ठीक है, तो आपको मैंने हाल फिलहाल में 2 दिन पहले ही बताया था कि दिल्ली के एलजी ने ऑर्डर दिया है कि जितने भी बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं जो कि गलत तरीके से इंडिया के अंदर रह रहे हैं और फेक उन्होंने आईडीए से बनवा रखे हैं, उन सबको पकड़ के बाहर निकालो। ठीक है, तो ये चल रहा है कहाँ पे, दिल्ली के अंदर। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अभी 2 बांग्लादेशी को भी अरेस्ट किया गया, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, हेल्ड एज स्पाई एंड एक्विटेड उत्तर प्रदेश मैन विल बी अ जज नाउ। ठीक है, तो एक 24 साल के व्यक्ति थे, लॉ ग्रेजुएट थे, उन पे आरोप लगा कि वो पाकिस्तान के लिए हमारे ऊपर स्पाइंग करते हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और उसकी वजह से इनको जेल भी हुई थी, बट 2014 में इनको छोड़ दिया गया था। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आई थिंक 2016 के अंदर इन्होंने जज का जो एग्जाम होता है उसको पास कर लिया, और इनको जज बनना था, बट इनको अपॉइंटमेंट नहीं दी गई। इसके बाद इन्होंने हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर की, उसके बाद भी नई अपॉइंटमेंट दी गई, बट फिर से दायर की, तो अब इनको अपॉइंट किया जा रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी जज बन जाएंगे, और ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, साउथ कोरिया प्रेसिडेंट हुन सू क्योल impeached over attempt to impose martial law। ठीक है, तो मैंने इसके बारे में आपको बता रखा था। ठीक है, मेरे जितने भी करंट अफेयर्स हैं, आपको क्या करना है, आपको थोड़ा पीछे से देखना है, चीजों को लिंक करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, लिंक करके बढ़ोगे तभी आगे बात कुछ बनेगी, है ना, क्योंकि जो भी पुरानी बातें होती है उसको मैं आगे बढ़ाता रहता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने अभी तक आपको बता रखा था कि जो साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है, जिनका नाम मून सू क्योल है, इन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया था। ठीक है, अपने कुछ निजी कारणों की वजह से, बट इन्होंने आरोप लगाया था किसके ऊपर, नॉर्थ कोरिया के ऊपर, कि उनके कई सारे एजेंट्स हमारे साउथ कोरिया में है, इसलिए मैं मार्शल लॉ लगा रहा हूँ। ठीक है, बट अब इनके ऊपर क्या चल रही थी, इंक्वायरी चल रही थी, और अब इनको इम्पीच कर दिया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब इनको इम्पीच कर दिया गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है, बट इन्होंने अभी तक रेजिग्नेशन नहीं दिया। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इम्पीच करने के बाद इनको रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, बट अभी तक इन्होंने रेजिग्नेशन नहीं दिया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये यूएसए के बहुत ही बड़े अलाय हैं। ये चीज आप ध्यान रखना है। ठीक है, आई थिंक अब ये सारी चीज समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है लाइव्स एट रिस्क, वुमेन मेडिकल ट्रेनिंग बैन थ्रेटन्स अफगान हेल्थ सेक्टर। ठीक है, तो अब अफगानिस्तान की वुमेन अब कोई भी मेडिकल सेक्टर में ट्रेनिंग नहीं कर सकती। ये बैन लगा दिया गया है, किसके ऊपर, किसने लगाया, तालिबान ने लगाया। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अफगानिस्तान वुमेन किसी भी मेडिकल ट्रेनिंग नहीं कर सकती। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ये बैन अभी 1 डेढ़ 2 महीने पहले ही लगाया था, फिर से न्यूज में आया था, तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है, नेक्स्ट है, व्हाइट हाउस रिलीजेस नेशनल स्ट्रेटेजी टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। ठीक है, इस्लामोफोबिया को कॉम्बैट करने के लिए, ठीक है, उसको रोकने के लिए, कि अगर कोई मुस्लिम है तो जरूरी नहीं कि वो कुछ गलत काम में ही इन्वॉल्व होगा। ठीक है, ऐसी धारणा बना दी गई थी कहाँ पे, वेस्टर्न कंट्री में, कि जरूरी है कि वो गलत कामों में
वो होगा, संलिप्त होगा, ठीक है? बट इस इस्लामोफोबिया से ही लड़ने के लिए अब एक नेशनल स्ट्रेटजी लाई गई है, कहाँ पे? यूएसए के अंदर ये यूएसए के अंदर ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ आपको थोड़ा कवर करते हुए चलना है। यूएसए के अंदर भी एक नेशनल स्ट्रेटजी लाई गई थी, किसके लिए? ज्यूज़ के लिए भी, एंटीसेमिटिज्म के लिए भी एक नेशनल स्ट्रेटजी बनाई गई थी और अब इस्लामोफोबिया को कॉम्बैट करने के लिए भी एक नेशनल स्ट्रेटजी बनाई गई है। ये आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इससे बहुत सारे जो मासूम जो किसी भी गलत चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है और इस्लाम फेथ को फॉलो करते हैं, तो उनके उन पे भी लोगों का शक जाता था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और उसकी वजह से जितने भी अरब अमेरिकन्स थे, अरब अमेरिकन्स अरब में जो थे वो जनरली मुस्लिम्स होंगे, है ना? तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है? और बल्कि अब ट्रम्प आ रहे हैं, ठीक है? तो ट्रम्प तो कुछ ज़्यादा ही अगेंस्ट में रहते हैं कुछ लोगों के, है ना? कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी के। तो हो सकता है तो उनके आने से पहले ही व्हाइट हाउस ने ये काम कर दिया। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जो बाइडेन कुछ ना कुछ अच्छा करके गए, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या है? ये चीज़ तो कवर हो गई है ना? नेक्स्ट है उद्धव ठाकरे क्वेश्चंस पीएम मोदी ओवर सेफ्टी ऑफ हिंदूज इन बांग्लादेश, ठीक है? तो बांग्लादेश में क्या चल रहा है, तो उसके ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? इसने घेरा, उद्धव ठाकरे ने बोला, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? उद्धव ठाकरे हार चुके हैं, कहाँ पे? महाराष्ट्र के अंदर, आपको पता ही है। महाराष्ट्र में माया महायुति की सरकार बनी, जिसमें सीएम कौन बने? सीएम बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस बने। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है तृणमूल बीजेपी लीडर्स हिट आउट एट बांग्लादेश, बीएसएफ नैब्स मोर ट्रेसपासर्स इन वेस्ट बंगाल। तो टेस्ट पासर्स क्या होते हैं, ये समझो। टेस्ट पासर्स होता है जो बिना बताए किसी के घर में घुसने की कोशिश करे, ठीक है? बिना बताए, आपकी बिना परमिशन के घर में घुसने की कोशिश करे, ठीक है? आपके एरिया में घुसने की कोशिश करे, तो आपकी प्रॉपर्टी है, जैसे इंडिया हम लोग की प्रॉपर्टी है, इंडिया के लोगों की प्रॉपर्टी है, और उसमें कोई बांग्लादेशी बिना बताए चुपके से घुसने की कोशिश कर रहा था, तो बीएसएफ वालों ने पकड़ लिया। तो तृणमूल के और बीजेपी के बहुत कम ही देखा जाता है, दोनों ही लीडर्स जो एक तरीके से हमला बोले किस पे? बांग्लादेश के ऊपर, कि आपकी जो आर्मी है हमारे आर्मी के सामने चींटी के समान है, ठीक है? हम लोग आपको आराम से दबा सकते हैं। और अ, जो तृणमूल कांग्रेस के एक लीडर थे, उन्होंने तो ये भी कहा कि बांग्लादेश तो इंडिया की असिस्टेंस की वजह से ही बना है, ठीक है? तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए कि हम लोग आपको कभी भी दबा सकते हैं। आप थोड़ा सा कुछ भी एक्शन लेने से पहले थोड़ा सोच लो कि आप ये जिस टाइप की हरकतें कर रहे हो, उससे आप पे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, हु इज फ्रांसिस बैरॉन, ठीक है? तो फ्रांसिस बैरॉन, इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे कि ये नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। ये कौन है? फ्रांसिस फ्रांसिस बैरो। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, कहाँ पे? ये बन चुके हैं फ्रांस में। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? इससे पहले कौन थे, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, अभी हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। वहां पे सिस्टम थोड़ा अलग है, प्रेसिडेंट की भी चुनाव होती है और प्राइम मिनिस्टर की भी, है ना? प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन ही है ना? बट उनके प्राइम मिनिस्टर उन्होंने फिर से इलेक्शन करवा दिए, और इलेक्शन पे उनकी पार्टी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, है ना? तो एक तरीके की असेंबली में जो लीडर निकल के नहीं आ पा रहे थे, फिर किसको बनाया गया? गैब्रियल अटल को बनाया गया। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, जो कि सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे, कहाँ के? फ्रांस के, ठीक है? और ये फर्स्ट गे प्राइम मिनिस्टर भी थे, ठीक है? फर्स्ट गे प्राइम मिनिस्टर भी थे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, कहाँ पे? फ्रांस में। और ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे। ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे, जो कि 34 साल के थे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? इनका नाम क्या था? इनका नाम था गैब्रियल अटल, आप ध्यान रखेंगे। अब गैब्रियल अटल पर बहुत कम टाइम के लिए पावर में रहे। इनके बाद कौन आया? इनके बाद आए माइकल बर्नियर। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इनका नाम क्या है? माइकल बर्नियर। बट ये इनके ऊपर अभी इंपीचमेंट करा गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन के खिलाफ लाया गया। अब इनको इम्पीच कर दिया गया है। 60 साल बाद पहली बार ऐसा कभी हो रहा है कि 60 साल के इतिहास में, 60 साल में पहली बार किसी प्राइम मिनिस्टर को ऐसे नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया किसी के खिलाफ, कहाँ पे? फ्रांस के अंदर, ठीक है? तो इनको हटा के अब कौन बन चुके हैं? अब बन चुके हैं फ्रांसिस बेरो। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो फ्रांसिस बेरो आप ध्यान रखेंगे, ये नए प्राइम मिनिस्टर हैं, 73 ईयर ओल्ड है, कहाँ के? फ्रांस के। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है? देखो, यहीं से नाम से क्वेश्चन निकल के आते हैं कि फ्रांसिस बेरो कौन है, तो आप ध्यान रखेंगे फ्रांसिस बेरो कौन है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पुष्पा टू स्टैम्पेड। तो आपको पता ही है कि पुष्पा टू मूवी की वजह से, है ना, अल्लू अर्जुन की वजह से स्टैम्पेड हो गया था, क्योंकि आई थिंक वो किसी सिनेमा हॉल में चले गए, तो स्टैम्पेड हो गए, तो एक महिला की मौत भी हो गई थी, ठीक है? फिर उनको 14 दिन की हिरासत में भेज दिया गया था, कस्टडी में। बट अब उनको हाई कोर्ट ने बेल दे दी है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, किसके बारे में? बेल के बारे में। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो बेल क्या है? बेल है प्रोविजनल रिलीज। प्रोविजनल रिलीज, ये आपको ध्यान रखना है। प्रोविजनल रिलीज, ये चीज आप ध्यान रखना है। प्रोविजनल रिलीज क्या होता है? मतलब जैसे कि डिग्री जब आती है आपकी, कोई भी आप एग्जाम देते हैं, 12th का एग्जाम देते हैं ना, या अपना कॉलेज पास करते हैं, तो डिग्री आपको मिलती है। पर डिग्री मिलने से पहले भी कुछ टाइम पहले आपको प्रोविजनल डिग्री आपको मिल जाती है, ठीक है? तब तक के लिए मिल जाती है, कुछ टाइम के लिए आपको मिल जाती है, क्या? प्रोविजनल डिग्री। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो बेल मतलब यही है, आपको पूरी तरीके से रिहा नहीं किया गया है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप निर्दोष हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट आपको कुछ समय के लिए हम लोग प्रोविजनल रिलीज कर रहे हैं, ठीक है? जब तक कि कोई भी फैसला नहीं आता, तब तक आपको छोड़ा जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? यहाँ से 2-3 कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहली चीज किसके बारे में? इंटरिम बेल के बारे में।
इंटरिम बेल के बारे में, फिर रेगुलर बेल के बारे में और एंटीसिपेटरी बिल के बारे में। यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके निकल के आ सकते हैं। एंटीसिपेटरी बिल के बारे में ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इंटरिम बिल क्या होता है, रेगुलर बिल क्या होता है, एंटीसिपेटरी बिल क्या होता है, ठीक है। रेगुलर बिल क्या होता है, रेगुलर बिल होता है कि आप सीधा गए, अगर कोई बेलेबल ऑफेंस है तो आपको बेल मिल जाती है, ठीक है। तो उसे कह देंगे हम लोग रेगुलर बेल, ठीक है। कुछ पैसे वैसे जमा करो, फिर उसके बाद आपको बेल मिल जाती है। इंटरिम बेल में क्या होता है, आपको कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है ना। कुछ समय के लिए आपको छोड़ दिया जाता है। ये किसको मिला था, अरविंद केजरीवाल को मिला था। अरविंद केजरीवाल को मिला था और किसको मिला था, अल्लू अर्जुन को भी यही मिला है। इंटरिम बेल, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंटरिम बेल रिलेटिवली शॉर्ट टाइम के लिए होता है और रेगुलर बेल की सुनवाई से पहले इंटरिम बेल को छोड़ दिया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है एंटीसिपेटरी बेल। अगर आपको अरेस्ट होने से बचना है, अगर आपको लगे कि आप अरेस्ट हो सकते हो, जैसे अल्लू अर्जुन, तो वे लोग अरेस्ट होने वाले थे, उनको पता था, ठीक है, और वो कहीं जाके छुप जाते हैं और एंटीसिपेटरी बेल का लगा देते हैं, कहाँ पे, कोर्ट में। तो अगर उनको एंटीसिपेटरी मिल गई तो अब उनको कोई अरेस्ट भी नहीं कर सकता जब तक कि फैसला नहीं आ जाता। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये तीनों केस आपको ध्यान रखना है, इंटरिम बिल, रेगुलर बिल और एंटीसिपेटरी बिल के बारे में। यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके निकल के आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। टू बिल्स रिलेटेड टू वन नेशन वन इलेक्शन लिस्टेड फॉर इंट्रोडक्शन इन लोकसभा टुमारो, ठीक है। तो लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड अब बिल लाया जा सकता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई, कौन इसको पेश करेगा, इनको पेश करेंगे हमारे लॉ मिनिस्टर। ये चीज आपको ध्यान रखना है। लॉ मिनिस्टर का नाम क्या है, लॉ मिनिस्टर का नाम है अर्जुन राम मेघवाल। ये चीज आप ध्यान रखना है, ठीक है। अर्जुन राम मेघवाल, उनकी पिक्चर लगाना मैं भूल गया, वो कौन है, हमारे लॉ मिनिस्टर है। किरण रिजिजू मत लगा के आ जाना, क्योंकि वो हट चुके हैं और अब वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई। वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड 8 मेंबर की कमेटी बनी थी, ये चीज मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, जिसमें नीति आयोग के पुराने चेयरमैन, ठीक है, हमारे उस टाइम के लीडर ऑफ अपोजिशन, ये सब है, वो चीज आप ध्यान रखेंगे। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो संभालते हैं, कौन, हमारे अमित शाह जी, वो भी हैं। और इसको चेयर कौन कर रहा है, इसको हेड कौन कर रहा है, इसको हेड कर रहे हैं हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, रामनाथ कोविंद, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, जो कि बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको थोड़ा चीजों को थोड़ा सा कवर करते हुए चलना है। इसी के साथ मैं आज की वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा। आई थिंक ये लास्ट है, ठीक है। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको दे दे रहा हूँ, ठीक है। टोटल हम लोग 5 क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम में अब डेली दिया करेंगे, आपको उसे सॉल्व करना है, ठीक है। आज हम लोगों ने जो भी पढ़ा है उसी से कुछ वो 5 क्वेश्चन निकल के आएंगे, आपको उसे सॉल्व करना है और अगले दिन मैं उसको क्लास में भी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।